चलो शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग एलिमेंट के बारे में सीखे थे, जिसमें ये समझ में आ गया था कि एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी क्या होता है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है चैप्टर 2। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे क्या, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग करने के कुछ रूल्स, कुछ कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब प्रथा। अपने को अकाउंटिंग करना है तो इन सभी रूल्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करना है। तो आप देख सकते हो इस थ्योरी को पढ़ना। एग्जाम्पल के लिए, किसी क्लासरूम में अगर स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। सारे स्टूडेंट्स एक साथ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कोई स्टूडेंट अपना हैंड राइज करेगा और तब जाके वो फिर अपने क्वेश्चन को रखेगा टीचर के सामने। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ाई होता है क्लासरूम के अंदर। जैसे यहाँ क्लासरूम के काम को अच्छे से अरेंज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के वर्क को अच्छे से करने के लिए, एक फेयर तरीके से करने के लिए भी कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। उन्हीं को हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, राइट। तो क्या क्या इसके अंदर रूल्स हैं वो आज सीखते हैं। सबसे पहला है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑनर और बिजनेस, इन दोनों को हमेशा सेपरेट करके आपको अकाउंटिंग करना है। एक अकाउंटेंट को हमेशा अकाउंटिंग ऑनर और बिजनेस दोनों को सेपरेट करके करना है। ठीक है, जैसे ऑनर से जो पैसा मिलता है उसको कैपिटल के तौर पे रिकॉर्ड करना है, और जब जब ऑनर पैसा निकाल के ले जाएगा अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम लोग को ड्राइंग्स के तौर पे मेंटेन करना है। कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, वहीं ड्राइंग्स हमारे उस लायबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, घटाने का काम करता है। देखो, उस ड्राइंग्स को हम अपने बिजनेस का एक्सपेंस नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनर उसको पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गया है, बिजनेस के यूज के लिए वो पैसा खर्च नहीं किया है। इसीलिए ये लायबिलिटी को डिक्रीज करने का काम कर रहा है। कौन? तो ड्राइंग्स। मूव करते हैं मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये अपने पर्सनल जजमेंट से निकालना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा गुड्स आपके लिए एसेट हो सकता है और कौन सा गुड्स आपके लिए एक्सपेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार परचेस करना और एक पेन परचेस करना, दोनों यूजफुल है बिजनेस के लिए, दोनों से ही फायदा बिजनेस को मिलेगा। बट इस पेन को परचेस करने के लिए जो भी आपने अमाउंट पे करा होगा वो अमाउंट थोड़ा चिप है, वो सस्ता है। तो इसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको उसी पीरियड में मिल जाएगा, उसी ईयर में मिल जाएगा। इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम इस पेन को एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। और कार, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली है ना, उसको रिकॉर्ड करने के टाइम में आप पूरे के पूरे उसके कॉस्ट को उसी ईयर में एडजस्ट करके नहीं दिखाते हो, इसको आप आगे के ईयर तक पे लेके जाते हो। तो इसीलिए कार को आप यहाँ पे क्या मान के चलोगे, तो एसेट मान के चलोगे। तो ये अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस गुड्स को एसेट मान रहा है और किस गुड्स को एक्सपेंस मान रहा है। और इसके लिए उसके पास सबसे अच्छा क्या मिल गया तरीका, कि जो एक्सपेंसिव है गुड्स, जिसका बेनिफिट पूरे 1 ईयर में नहीं मिलने वाला है, उसको वो क्या मान के चलेगा, एसेट। और जो एक्सपेंसिव नहीं है, जो चिप है, जो सस्ता है, जिसका बेनिफिट उसी टाइम में मिल जाएगा, लाइक उसी मंथ में मिल गया या उसी ईयर में मिल गया, तो आप उसको फिर क्या कहोगे, वो एक्सपेंस है। क्लियर है? तो ये रूल हमारा यही बुक बता रहा था। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब तक कि वो मनी में मेजर हो, राइट। अगर वो मनी में मेजर नहीं होगा तो फिर आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। नॉन मॉनेटरी थिंग्स आर नॉट रिकॉर्डेड इवन इफ दे आर इंपॉर्टेंट। अगर वो इंपॉर्टेंट भी है फिर भी आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, किसी इंप्लॉय का ऑनेस्टी या लॉयल्टी हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि उसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसके लॉयल्टी को, उसके ऑनेस्टी को, तो इसीलिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हो। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इजी है। आपको ट्रांजैक्शन तभी समझना है जब वो मनी में मेजर हो, नहीं तो वो ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा, वो इवेंट बन जाएगा। और इवेंट क्या होता है ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, है ना। क्लियर है? ये वाला समझ में आ गया? ओके। कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अकाउंटिंग हमेशा ये एज्यूम करके करना है कि बिजनेस आगे के साल में भी चलते रहेगा। ठीक है, यही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको बताता है क्या ना, कि बिजनेस कीप रनिंग इन द फ्यूचर। हमेशा बिजनेस जो है वो फ्यूचर की तरफ चलते रहेगा। एंड विल नॉट शट डाउन सून, जल्दी बंद नहीं होने वाला है। आपको अकाउंटिंग हमेशा यही सोच के करना है कि बिजनेस मेरा आगे की तरफ साल में चलेगा। ओके, गुड। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, जितने भी आप एसेट्स बोलते हो जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक में मिलने वाला है, उसको आप क्या करोगे, इस एग्जांपल से समझते हैं। इफ ए कंपनी बाई अ मशीन रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का कोई मशीन खरीदा जा रहा है, अब उसको
हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे नहीं समझ के अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो करेंगे क्या, इस पूरे अमाउंट को एक साल में ही दिखा देंगे कि हमने इतने का अमाउंट स्पेंड किया, किसके लिए, तो मशीनरी के लिए। होगा क्या, उस साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए से घट जाएगा। 1 लाख रुपीज से मेरा उस ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सीधे डिड्यूस हो जाएगा, जबकि ये मशीन हमारे बिजनेस में आगे के ईयर्स तक चल रहा है। तो सही तरीका क्या है कि जितने दिनों तक ये मशीन चलेगा उसके एस्टिमेटेड लाइफ से इस कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाए, और जो पैसा बचेगा उसी पैसे को उस पर्टिकुलर ईयर में घटाना चाहिए। अगर मेरा मशीन 10 साल तक जा रहा है और इसका वैल्यू पूरा 1 लाख रुपया दिख रहा है मशीन का वैल्यू, ओके, तो पर ईयर 10,000 रुपीज का मेरा मशीन हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो हमारे प्रॉफिट को फर्स्ट ईयर में 1 लाख से घटा देना सही था, या फिर 10 साल तक प्रॉफिट को 10-10 हजार रुपए से घटाना सही था, आप बताइए। सेकेंड वाला, राइट। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के आधार पे ही आप ऐसा काम कर पाओगे। नेक्स्ट है एक्रुअल कॉन्सेप्ट। एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैपन। मतलब एक्रुअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक्सपेंस और इनकम जब हो रहे हैं उसी समय में रिकॉर्ड कर लो। ये मत सोचो कि उसका पेमेंट कब हो रहा है। मतलब अगर हम कोई खर्च करने जा रहे हैं तो एट द एंड ऑफ मंथ उस खर्चे का हम पेमेंट कर रहे हैं तो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उस खर्चे का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये क्या मतलब है सर, पेमेंट ही नहीं किए हो तो एक्सपेंस कैसे हुआ? एक्सपेंस हुआ, बट हम लायबिलिटी को इंक्रीज करके वहां पे दिखाएंगे कि हाँ, इस खर्चे का पैसा अभी नहीं दिया गया है, जो कि आगे आने वाले मंथ में उसका पेमेंट लायबिलिटी का हम लोग को करना होगा। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब एक्सपेंस अगर हुआ तो उसी समय बुक करना पड़ेगा, ये नहीं देखना है कि उसका पैसा हम लोग पेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिमिलर तरीके से अगर कोई इनकम हुआ तो उसी समय में आपको बुक करना पड़ेगा, उसी समय में दिखाना पड़ेगा। ये नहीं देखना है कि वहां पे कैश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि उस इनकम का कैश ना मिले और वो एक न्यू एसेट के फॉर्म में नेक्स्ट मंथ में चला जाए और बाद में वो एसेट का पैसा हमको मिले। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है? हम लोग एक्रूड इनकम की बात कर रहे हैं कि कमाया हुआ पैसा मेरे लिए क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है, और वो सेम मंथ में अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट मंथ में वो एक्रूड वाला पार्ट हमको मिलता है। ओके गुड, तो ये रूल भी समझ में आ गया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का आगे बहुत ही काम है। ओके, सोचो एक अकाउंटेंट को बहुत बार ऐसा काम करने को मिल सकता है कि मंथ के एंड में पेमेंट नहीं किया लेकिन उसको एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल ये रूल है, हर बिजनेस में होता है। अच्छा, आप प्राइवेट सेक्टर में क्या देखते हो, जिस मंथ का सैलरी उसी मंथ में मिल जाता है? नहीं सर, आप अगर मई मंथ में काम किए पूरा फर्स्ट में से 31st में तक, तो उसका पेमेंट 31st को नहीं मिलता है बहुत सारे बिजनेस में। उसका पेमेंट कब मिलेगा? जून में, और जून में भी कब? 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में, राइट। तो अकाउंटेंट वहां पे क्या करेगा? अगर आप अकाउंटेंट बनोगे तो वहां पे क्या करोगे? जब जून 10 को पेमेंट करोगे तब रिकॉर्ड करोगे, तो ये तो गलती हो गया। तो आपको रिकॉर्ड खर्चे को किस में कर लेना है, मंथ में, किस मंथ में कर लेना है? मई मंथ में 31 तारीख को बुक कर लेना उसको। और पेमेंट तो किए नहीं, तो बन क्या गया? लायबिलिटी। और उस लायबिलिटी का पेमेंट आप करोगे अगले 10 तारीख को जून महीने में। क्लियर हो गया? गुड। तो ये था एक्रुअल कॉन्सेप्ट। इफ बिजनेस बाई गुड्स, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ बिजनेस बाई गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख 9th मार्च बट पे ऑन 12th अप्रैल, ठीक है, 9 मार्च को गुड्स परचेज हुआ लेकिन उसका पेमेंट कब हो रहा है? 12 अप्रैल को। तो ये जो परचेज माना जाएगा कब, किस मंथ का माना जाएगा? मार्च मंथ का ही माना जाएगा। उसका पेमेंट कब हो रहा है वो बात नहीं देखना है, आप जिस मंथ में खरीदे हो आपको एक्सपेंस को उसी मंथ में दिखा देना है। ओके गुड, तो ये एक्रुअल कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई इनकम हुआ आपका, तो उस इनकम से जुड़ा हुआ जितना भी एक्सपेंस है आपको उसी मंथ में दिखाना पड़ेगा जिस मंथ में आपका इनकम हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, आपने कुछ अर्निंग किया प्रोडक्ट को सेल करने से मार्च मंथ में, और उस अर्निंग के लिए आपको कमीशन पेड करना पड़ रहा है सेल्समैन को। तो अर्निंग तो आपका मार्च मंथ में हो गया, बट कमीशन आप कब पेड कर रहे हो उसको? अप्रैल मंथ में, राइट। तो देखो यहाँ पे अकाउंटेंट गलती क्या करता है, बोलेगा कि सर मेरा जो इनकम हो गया वो कब हो गया? मार्च मंथ में, और क्योंकि हम इसका पेमेंट अब अप्रैल में कर रहे हैं तो कमीशन हम पेड कब का दिखाएंगे? अप्रैल मंथ में। तो ये गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया। उस इनकम को जनरेट करने के लिए ही तो कमीशन पेड किया गया है ना, तो आपको ये कमीशन भी पिछले मंथ में ही दिखाना चाहिए, ना कि उसका जब पेमेंट हो रहा है तब। आ रहा है बात समझ में? अभी जस्ट हम लोग पहले एक बार सोचे
कि मई मंथ का एग्जांपल चल रहा था ना कि हाँ कि मई मंथ में अगर कोई एक्सपेंस मेरा ड्यू हो गया तो लायबिलिटी बना के दिखा दिए, उसी तरीके से यहाँ भी होने वाला है। अर्निंग को तो दिखा दिए हम लोग मार्च मंथ में, एक्सपेंस का पेमेंट कब हो रहा था, अप्रैल मंथ में, तो हम पेमेंट कब कर रहे हैं ये बात नहीं देखते हुए उस एक्सपेंस को भी कब बुक कर देंगे, मार्च मंथ में ही बुक कर देंगे लायबिलिटी बना के, और अप्रैल महीने में जाके उसका क्या करेंगे, पेमेंट, किसका, लायबिलिटी का। मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया समझ में कि जो भी इनकम हो रहा है उससे जुड़ा हुआ जितना भी एक्सपेंस है आपको उसी पीरियड में दिखाना पड़ेगा, उसी मंथ में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये अभी सुन रहे हो, आपको बहुत सारा बात इसमें भी नहीं समझ में आ रहा होगा, जब प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो थोड़ा थोड़ा ये रूल आएगा वहां पे, और तब वहां पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट का ये मीनिंग था। अगर हम उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं चल रहे तो हमारा अकाउंटिंग गलत होने जा रहा है, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग अपने एक नए कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करने जब जाओगे उस ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होंगे, दो पार्ट होंगे। ओके, अब एक एग्जांपल से समझो यहाँ पे कि आप कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, और वो भी कैश में, नगद। तो इसके दो इफेक्ट क्या क्या होंगे, दो साइड्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला साइड कैश का डिक्रीज होना, भाई आप कुछ गुड्स खरीदोगे, वस्तु खरीदोगे, पैसा तो जाएगा आपके पॉकेट से, तो ये पहला साइड ये मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा साइड क्या दिख रहा है, गुड्स का इंक्रीज होना, तो वो भी दिखाना पड़ेगा आपको, दोनों साइड दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल कैश को घटा के दिखा दोगे तो वो पूरा मान लिया जाएगा, आधा माना जाएगा, उसको अधूरा माना जाएगा। आपको दोनों पार्ट सोच के चलना होगा। ठीक है, अब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक इक्वेशन आपको दिखाई देगा, अकाउंटिंग इक्वेशन उसको कहते हैं, और पूरे अकाउंटिंग में आपको बस एक ही इक्वेशन दिखेगा, जो इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, समीकरण 10th क्लास में पढ़े हो ना समीकरण, राइट। तो क्या होता है, ए इक्वल टू बी अगर बोला जा रहा है इसका मतलब कि वो दोनों बराबर है, राइट। तो यहां भी वही बात हुआ कि एसेट आपके बिजनेस का जितना भी होगा, कोई भी एसेट, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सारे एसेट्स को जोड़ लो तो कुछ वैल्यू निकल के आएगा, वो वैल्यू बराबर होगा हमेशा किसके, तो आपके बिजनेस के पूरे लायबिलिटी के, लाइक लोन लेके बैठे हो, है ना, क्रेडिटर्स हैं जिनसे आप उधार खरीद के बैठे हो, ओके, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, तो कैपिटल ऑनर वाले लायबिलिटी को बोला जाता है ना, तो कैपिटल को केवल साइड कर दिया है, बस आपको ये समझाने के लिए कि लायबिलिटी अलग है अदर, और कैपिटल ऑनर वाला लायबिलिटी क्या कर दिया है, थोड़ा अलग कर दिया है, बस। तो मतलब क्या सीखने को मिला, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक, अब हम लोग एक एक करके इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझना। मतलब हमने ये बताया कि आपके बिजनेस में कितना भी लेन देन आप कर लो, हर लेन देन पे आपके बिजनेस में यही असर पड़ने वाला है, यही इफेक्ट पड़ने वाला है कि एसेट जो होगा वो बराबर होगा किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। अब चलो देखते हैं इसको। सपोज मिस्टर एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस अंडर द नेम एबीसी एंड कंपनी। देखो भाई उन्होंने अपना नया एक बिजनेस शुरू किया, कौन सा, एबीसी एंड कंपनी, और ऑनर का नाम क्या निकल के आया, एबीसी, राइट। द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर एज फॉलो, नीचे की तरफ ट्रांजेक्शन दिया है। इन्वेस्टेड कैपिटल इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में कितना पैसा आया, 1,50,000। तो बताओ एसेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, गुड। तो देखो इस बात को कैसे यहाँ पे समझाया हुआ है, ट्रांजेक्शन है 1,50,000 का के, तो एसेट कितना बढ़ गया, 1,50,000, लायबिलिटी कुछ बढ़ा क्या, और कैपिटल का वैल्यू कितना बढ़ा, 1,50,000, 1,50,000। तो न्यू इक्वेशन क्या निकल के आया, 1,50,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,50,000। क्लियर है, बात समझ में आ गया। दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जेट, ₹60,000 का। ओके ओके, थोड़ा सा कुछ और बात यहाँ पे आपको पहले समझना होगा, फिर इस एग्जांपल पे हम लोग आ जाएंगे। ओके, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में पूरे 1 ईयर तक का जो इनकम है वो है 1 लाख, ठीक है। कमाई कितना हुआ साल भर का, 1 लाख, और खर्च जो है वो कितना है, 80,000। टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 20,000, राइट। अच्छा, ऑनर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 50,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। तो ऑनर को कितना पैसा वापस देना है आपको, 50,000, 50,000 देना है। और क्या हुआ कि प्रॉफिट भी कमाया बिजनेस 20,000, इस प्रॉफिट पे अधिकार किसका है, ऑनर का। एट द एंड ऑफ ईयर ऑनर का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 70,000 हो गया। तो देखो क्या दिखा कि जो प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा साल के अंतिम दिन किसमें,
ऑनर के बैलेंस में, मतलब कि कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ये बात जरूर याद रखना आगे के क्लास तक। आ रहा है बात समझ में? तो हम तो ये भी बोल सकते हैं ना कि ये जो प्रॉफिट का वैल्यू बढ़ रहा है, अगर मान लो कि ये प्रॉफिट को और अगर हमको बढ़ाना है तो इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब कि जब जब इनकम बढ़ेगा तब तब प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका मतलब जब जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑनर का भी कैपिटल बढ़ेगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? तो हम कह सकते हैं ना कि इनकम बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा। क्लियर? अगर हम उसका अपोजिट सोचे कि लॉस हो गया, तो लॉस साल के अंतिम दिन कहाँ जाके सेट ऑफ होता है, कैपिटल में। अगर लॉस का केस हम लेके चल रहे हैं कि 50,000 का कैपिटल था और उसमें 20,000 अगर लॉस हो गया तो बचा कितना बैलेंस उनका, 30,000 ऑनर ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो लॉस है वो हमारे कैपिटल को घटा रहा है और प्रॉफिट जो है वो हमारे कैपिटल को बढ़ा रहा है। लॉस और एक्सपेंस ये दोनों एक जैसा चलेगा, लॉस और एक्सपेंस दोनों एक जैसा चलेगा, इनकम और प्रॉफिट दोनों एक जैसा चलेगा। तो जब जब इनकम होगा कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाएंगे और जब जब एक्सपेंस होगा कैपिटल के बैलेंस को घटाएंगे। गुड, इतना बात समझ में आ गया? अब आते हैं, देखो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया बच्चा, तो एक एक्सपेंस हुआ और उधार में खरीदा है मिस्टर जेट से। तो सोचो हमारे एसेट पे कोई भी चेंजिंग हुआ? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, 150 का 150 आ गया फिगर। लायबिलिटी देखो यहाँ पे 60,000 का मिस्टर जेट के नाम से बढ़ गया होगा। आ रहे समझ में? ओके, तो लायबिलिटी कितना बढ़ गया यहाँ पे, 60,000। और कैपिटल का बैलेंस देखो वो 60,000 से घट गया कि नहीं घट गया? क्यों घटा है? एक्सपेंस के कारण, है ना। कि उनका पूरा बैलेंस कितना था, 1.5 लाख। और ये ट्रांजैक्शन होने से खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तो ऑनर में से वो बैलेंस क्या होगा, लेस किया जाएगा, ऑनर के कैपिटल में से लेस किया जाएगा। तो देखो फिर क्या हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई चेंजिंग हुआ क्या? जितना एसेट है उतना ही लायबिलिटी है। आप देख लो 1,50,000 और इसमें 60 प्लस हुआ और 60 माइनस हुआ, इसका मतलब तो फिर से वही बात हो गया ना, जितना आप बढ़ाए उतना घटा दिए, तो इसका मतलब इक्वल टू में तो उतना ही फिगर है, 150 इक्वल टू 150। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो इनकम के बेस पे है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 90,000। बेटा एसेट बढ़ा के नहीं बढ़ा, कैश में 90,000 बढ़ गया, तो टोटल एसेट का वैल्यू कितना बन गया, 2,40,000। लायबिलिटी पे कोई चेंजिंग हुआ क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो बढ़ा किधर, ऑनर का कैपिटल, है ना। इनकम हुआ तो बताए थे अभी तुरंत कुछ देर पहले कि जब जब इनकम होगा तो हमको कैपिटल को बढ़ाना है और जब जब एक्सपेंस होगा तो कैपिटल को। गुड, तो ये 90,000 से देखो प्लस हो गया। तो जितना वैल्यू मेरे एसेट में दिखाई दे रहा है उतना ही वैल्यू लायबिलिटी प्लस कैपिटल को ऐड करने के बाद भी दिखाई देगा। मतलब फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम बराबर है। आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये इक्वेशन एक लास्ट है वो भी खत्म ही कर लेते हैं। पेड सैलरी क्या हो रहा है बच्चा, एक्सपेंस है इनकम, एक्सपेंस हो रहा है ना। गुड, तो ये एक्सपेंस कहां से सेट ऑफ होगा, कैपिटल से। तो देखो 12,000 उसको लिस्ट किया गया और कैश का पेमेंट हुआ होगा तो 12,000 वहां पे भी रिड्यूस हो गया। आ रहा है बात समझ में? तो फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन से में एकदम मतलब जितना एसेट उतना लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब देखो ये इतना देर में क्या सीखने को मिला, इतना देर में यही सीखने को मिला कि बिजनेस के जितने एसेट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये पूरा टॉपिक यही था। बस इतना बात आप माइंड में रखना कि जो भी एसेट्स होगा बिजनेस का, जैसे ये मेरा जो एसेट है इतना पड़ा इंस्टीट्यूट में, तो वो हमेशा इक्वल होगा मेरे लायबिलिटी पे, और जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट करा होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके ऐड के बराबर होगा पूरा एसेट। बात समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व किया जाए। अगर मेरे बिजनेस का वैल्यू एसेट का 50,000 दिख रहा है और लायबिलिटी 7,000 है तो कैपिटल कितना हो सकता है बच्चा, सोच के देखो बताओ। 43 ना, 43 प्लस 7,000 तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000। गुड, एसेट कितना है, अभी तो एसेट का फिगर निकालना है। लायबिलिटी बता रहा है 40,000 और कैपिटल बता रहा है 60,000, तो टोटल एसेट कितना हो गया होगा, 1 लाख। शाबाश, एसेट का वैल्यू 9,000 और कैपिटल 2,000, तो लायबिलिटी कितना, 7,000। इजी है ना, बहुत इजी है। बस अपने को ये ध्यान रखना है, हमेशा कोई भी पूछ सकता है आपसे। आज से अगर पूछेगा कि अकाउंटिंग आता है, आप बोलोगे हाँ भाई आता है हमको, अभी तो थोड़ा बहुत आता है, जितना सीखे थोड़ा भाई, ज्यादा नहीं सीखे। तो उसमें आपसे ये पूछेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े हो, तो हाँ, तो क्या होता है, तो आपको बताना है कि आपके बिजनेस के जितने भी एसेट्स का वैल्यू होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। बस ये इक्वेशन खत्म।